आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। हमारी कोशिश रहती है कि टैक्स से जुड़े आपके सारे सवालों का हम समाधान दें, आपके पर्सनल टैक्स गाइड बनकर। हमारे साथ कीजिए अपनी टैक्स की प्लानिंग। और आज हम आपको तैयार करने वाले हैं नए वित्त वर्ष के लिए टैक्स प्लानिंग से लेकर चलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की राह पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं आपके लिए वो खास गुरु मंत्र जिससे आप टैक्स भी बचाएंगे और साथ ही अपने भविष्य की प्लानिंग भी कर सकेंगे। आज हमारी मदद कर रहे हैं दो फाइनेंशियल एक्सपर्ट, रुंगटा फाइनेंशियल सर्विसेज के हर्षवर्धन रुंगटा और फिनकार्ड के फाउंडर और सीईओ तनवीर आलम। आप दोनों का ही स्वागत है। हर्ष, पहले आपके पास आते हैं और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में अंतर क्या होता है। लोग सोचते हैं कि टैक्स बचाने के लिए हमने सब सारे इंतजाम कर लिए तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, और ये सोच गलत है। क्यों गलत है हर्ष? वेल प्रियंका, आपने एकदम सही कहा कि टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग दो अलग चीजें हैं। पहले हम एक ऑब्जेक्टिव समझते हैं, सरकार आपको टैक्स बेनिफिट्स देती क्यों है। सरकार आपको मोटिवेट करना चाहती है कि कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको सेव करना चाहिए ताकि ये आपको आगे जाके आपकी मदद करें। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कई सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में जिनको जरूरत होती है फंड्स की, तो ये मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल्स को कि अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट्स में निवेश करें जिसका डायरेक्ट असर इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या कोई और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो, तो वो पैसे इंडिविजुअल से कैसे उनको मोटिवेट करें निवेश करने के लिए। इसी चीज के लिए सरकार एक टैक्स बेनिफिट देती है और कहती है कि अगर आप अपनी इनकम का एक हिस्सा अगर इन प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो एक मोटिवेशन है इंडिविजुअल को एक सेविंग्स करने के लिए। अब ये सवाल आ जाता है कि आपने टैक्स बचाने के लिए आपको मोटिवेशन तो मिल गया, अब ये ऑब्जेक्टिव है कि आप ये सेविंग्स कर क्यों रहे हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। कारण ये है कि अगर आप अपनी सेविंग्स एक गलत दिशा में या गलत ऑब्जेक्टिव के लिए सेव करते हैं तो आपका एक पर्पस तो सॉल्व हो गया, वो है टैक्स बेनिफिट, लेकिन जो आपकी लाइफ के गोल्स हैं उसमें आपकी कोई मदद नहीं मिलती। इनफैक्ट आपकी जो सेविंग्स कैपेसिटी है वो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि अपने पैसे ऑलरेडी आपने ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये जरूरी है कि जब आप प्लानिंग करें, पहला ऑब्जेक्टिव ये रखें कि आप इन पैसों का चाहते क्या हैं। आपका रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की हायर स्टडीज और शादी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आपके कोई भी गोल्स हैं पहले आप उसे अलाइन करें, पहले उसे डिफाइन करेंगे। बिल्कुल, यानी लक्ष्य का ख्याल रखें, ये कह रहे हैं हर्ष। तनवीर, आपसे पूछना चाहूंगी, अक्सर जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उस दौरान हम हड़बड़ी में कई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं क्योंकि टैक्स बचाने का एम हम अपने दिमाग में रखते हैं। हालांकि हर्ष ने क्लियर कि आप लक्ष्य ऐसे रखिए जो आपकी जिंदगी के भविष्य में आपको हेल्प करे, लेकिन क्या अप्रोच होना चाहिए? आपको नहीं लगता अगर फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उसी समय आप अपने लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट चुने जो आपको टैक्स प्लानिंग के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी दे रहे हो? बिल्कुल सही कहा प्रियंका आपने। इनफैक्ट टैक्स प्लानिंग की शुरुआत फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में ही होनी चाहिए। इनफैक्ट उससे क्या फायदा होता है कि आप जब टैक्स प्लान करते हैं तो बहुत सी डिडक्शंस होता है जो आप उसकी बेनिफिट सही तरह से सही मायने में उठा सकते हैं। तो पहले से प्लान करने से क्या होता है कि सारे डिडक्शंस आपको मिलते हैं, और बहुत सी कंपनियां देखा गया है कि वो फ्लेक्सी सैलरी ऑफर करती है। इस फ्लेक्सी सैलरी के तहत बहुत से ऐसे अलाउएबल डिडक्शंस होते हैं जो कि आप प्लान कर सकते हैं, जिसके एवज में आप अगर रसीट कंपनी को देते हैं आप वो सैलरी की हिस्सा जो है आपको टैक्स फ्री बिल्कुल आता है, और इसी वजह से आपकी प्लानिंग मुकम्मल होती है। दूसरा जो नोटिस किया है मैंने, दूसरी प्रॉब्लम है कि साल के आखिर में जब आप जाते हैं तो आप क्या होता है रैंडमली सिलेक्ट करते हैं एक इन्वेस्टमेंट्स को, और बिना किसी लक्ष्य को डिफाइन किए हुए आप उसमें निवेश करते हैं एक। और दूसरी बात क्या होता है, जो भी अवेलेबल है उस दौरान आप उस इन्वेस्टमेंट में लोग निवेश कर देते हैं। और ज्यादातर देखा गया है लोग लाइफ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट जो कि सब ऑप्टिमल रिटर्न देती है, लास्ट मोमेंट में वो इसमें निवेश करते हैं और एक अपने टैक्स सेविंग की पर्पस पूरी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है निवेश का जो रिटर्न है वो सब ऑप्टिमल हो जाता है और बहुत लो रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट में मिलता है। हर्ष, आपको नहीं लगता इंश्योरेंस जैसा जो प्रोडक्ट है उसे लोग समझ नहीं पाते, उसे आप कैसे समझाना चाहेंगे? उसका इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए टैक्स सेविंग के लिए, भविष्य की प्लानिंग के लिए? वेल प्रियंका, अगर हम देखें तो इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर एक प्री डिटरमाइन इवेंट होता है जो पॉलिसी में लिखित होता है,
अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आने वाला है। वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन यूजुअली एक इंडिविजुअल को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई कमाता हुआ इंसान की अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है तो उसका एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है उनके परिवार पे। अब ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा है, तो इसी के लिए आप क्या करते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, हॉस्पिटल के खर्चे जो हैं वो आपकी सेविंग्स और आपके जो कैश फ्लोज हैं उसको बहुत सिवियरली इंपैक्ट करते हैं, और ये चीज से बचाने के लिए आप अपने आप के लिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस का क्या है कि आपको एक इवेंट से जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है उससे बचाने का। अब आपको ये मोटिवेट करती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार चाहती है कि आप अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करें, और इसी के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे टैक्स बेनिफिट दिया गया है। अब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें ये ऑब्जेक्टिव से, और जो प्रीमियम भरते हैं उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। बस यही अंडरस्टैंडिंग है टैक्स प्लानिंग की विद लाइफ इंश्योरेंस, इतना ही रिलेशनशिप है। यूजुअली हमने देखा है कि लोग इसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और 1.5 लाख का जो लिमिट है ATC का, वो देखते हैं कि पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम भर के आप टैक्स बेनिफिट तो ले लें। तो इस गलती से आप बचे इस नए फाइनेंशियल ईयर में। तनवीर, मेडिकल इंश्योरेंस भी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा है, लेकिन ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, जबकि मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी टैक्स छूट मिलती है। और जैसा कि हर्ष पॉइंट आउट कर रहे थे, 1.5 लाख की अगर छूट मिल रही है तो सब अपने लाइफ इंश्योरेंस आप खरीदते गए। मेडिकल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, कैसे आंका जाए और क्यों लिया जाए, किस तरह की टैक्स छूट इसमें मिलेगी? देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस बल्कि मैं कहूंगा बहुत ही एक अहम इंश्योरेंस है, और इंडिया में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, और सबसे ज्यादा जरूरत आपको तब आएगी जब आप परहैप्स रिटायर्ड हो जाएंगे, और उस वक्त आपके पास जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी शायद नहीं रहेगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी जो उनको मिलता है इसके लिए वो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते। लेकिन मेरी एक गुजारिश रहेगी दर्शकों से कि वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा भी एक अच्छी सी पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अपने फैमिली के लिए लें, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत रैपिडली हमारे कंट्री में ग्रो कर रहा है, इन एक्सेस ऑफ 12% इन्फ्लेशन। आप तो हर एक वो मेडिकल ट्रीटमेंट हर 6 साल में लिटरली डबल हो जा रहा है। तो जब आपको इसकी पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट के बाद, आपके पास एक अच्छी पॉलिसी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। सेकेंडली, लोग ये सोचते हैं कि जब लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ, जब मैं थोड़ा सी एज हो जाऊंगा तब मैं मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम, दिक्कत इस बात से ये है कि अगर आप मेडिकली फिट नहीं है उस वक्त, हो सकता है आपको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ना दे, या अगर दे तो बहुत ज्यादा तक उसकी प्रीमियम हो या लोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी और इसी वजह से आप देखेंगे गवर्नमेंट ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 से बढ़ा के इस बजट के पहले बजट में 25,000 इंडिविजुअल की कर दी है, और ताकि वो एक अच्छी और बड़ी रकम की पॉलिसी ले सके, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल सपोर्ट नहीं कर पाएगी फॉर अ पॉपुलेशन लाइक इंडिया। तो टैक्स तो बचत का फायदा जरूर उठाए मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए, लेकिन बहुत जरूरी भी है। तनवीर ये समझा रहे हैं हमें। तो हर्ष, टैक्स बचत और फाइनेंशियल प्लानिंग और आपके लक्ष्य, इन सब को कैसे बैलेंस किया जाए, और 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में आप किस तरह से कहेंगे कि आप शुरुआत कीजिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग की? वेल प्रियंका, एक सिंपल चीज है, आपको एक चीज मालूम है कि अगले साल में जो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स है उसमें आपकी आय, इनकम कितनी होने वाली है, ये आपको एक लगभग अनुमान ऑलरेडी है। अगर आप सैलरीड है तो आपको मालूम है कि साल भर में कितनी इनकम होने वाली है। आपको टैक्स प्रोविजंस क्या है वो भी आपको अप्रैल में ही मालूम है कि अगले साल में कितना आपको टैक्स बेनिफिट, कितना कौन से सेक्शंस के अंडर में मिलने वाला है। अब आपको करना है कि आप अपने गोल्स अलाइन कर लें अप्रैल महीने में इटसेल्फ, और देख लीजिए कि आपको क्या चीज अचीव करना है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको ये सारी चीजें मालूम है तो आप मार्च तक क्यों वेट करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए? आप तुरंत अप्रैल में ही अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, और उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश करिए जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो रिटायरमेंट हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर गोल है, 20-25 साल आगे है, तो आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए। अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है और आपको टैक्स बचाना है इसी निवेश पे, तो आपके पास ELSS स्कीम्स हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड ऑफर करती हैं, जो एक म्यूचुअल फंड की स्कीम ही है, इक्विटी स्कीम है, लेकिन उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो आप ये सारी चीजें जब अलाइन करेंगे, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है और आपका इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात और है,
अगर आपने एक ईएलएसएस शुरू कर दिया है जो आपका 20 साल का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, अगले साल भी ये ईएलएसएस की एसआईपी कंटिन्यू रहने वाली है, तो आपको टैक्स बेनिफिट उसमें भी मिल रहा है। हर साल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। तो इन्वेस्टमेंट का एक टिप हर्ष की तरफ से, ईएलएसएस में निवेश करें इस नए साल में, और साल के आखिर तक इंतजार नहीं करें, अप्रैल महीने में ही कर दें। तनवीर, आपकी तरफ से कहां निवेश किया जाए जो आपको टैक्स प्लानिंग से लेकर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेगी? बेसिकली अगर आप पीपीएफ में 1 लाख रुपए हर साल पिछले 15 साल से निवेश करते आ रहे हैं, पिछले 15 साल में आपने 15 लाख रुपए निवेश किया था, तो उस पीपीएफ की राशि 15 साल के बाद बढ़कर 34 लाख कुछ हो गई है। लेकिन सेम अगर आपने किसी भी ईएलएसएस स्कीम में किया होता तो आपने सेम निवेश किया होता 15 लाख रुपए, और ये 15 लाख की राशि जो है आपको बढ़कर करीब कम से कम 90 लाख रुपए हो गई होती। लेकिन अब दूसरी क्वेश्चन ये आती है कि रिस्क का क्या है। पीपीएफ तो बिल्कुल रिस्क फ्री है और ईएलएसएस मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, इसमें मार्केट रिस्क है, बिल्कुल सही। लेकिन आप अगर किसी भी नजरिए से एनालाइज करेंगे, इक्विटी मार्केट जो इंडियन की रही है 10 साल के ऊपर अवधि में कभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। तो 10 साल की ऊपर की अगर अवधि है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप निवेश कर सकते हैं ईएलएसएस स्कीम में, और आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर आपकी अवधि गोल जैसे आप डिफाइन करते हैं कि आपकी बच्चे की पढ़ाई होनी है 5 साल की अवधि में, या आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है 6-7 साल में आनी है, तो आप फिर उस तरह की रिक्वायरमेंट को डेट इन्वेस्टमेंट के जरिए पूरा करें, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या आप बच्चे की पढ़ाई या सुकन्या समृद्धि स्कीम्स हैं, इनको यूज करके आप निवेश करें टैक्स प्लानिंग के लिए, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यानी इक्विटी और डेट का एक बैलेंस। लेकिन तनवीर की टिप कि रिस्क लीजिए इस नए वित्त वर्ष में। हर्ष, आप भी क्या तनवीर के साथ हैं? रिस्क लेना चाहिए, इक्विटी आपको पसंद आ रहा है, ईएलएसएस में आप सलाह दे रहे हैं, तो रिस्क लेने की सलाह देंगे आप? वेल प्रियंका, अगर हम देखें तो रिस्क नहीं लेना एक अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। आप समझ लीजिए आज की तारीख में आप जो भी निवेश करते हैं उसमें जो रिटर्न आपको मिल रहा है, क्या वो इन्फ्लेशन को बीट करता है? क्योंकि महंगाई दर जो है, जो चीज आप आज खरीद सकती थी 100 रुपए में, वो 1 साल बाद होने वाली 107 रुपए में। अगर हम 7% इन्फ्लेशन देख रहे हैं, क्या आपका पैसा 107 रुपए से ज्यादा ग्रो किया है? अगर वो टैक्स काटने के बाद 106 रुपया होता है, तो आपने एक्चुअली अपना कैपिटल लॉस किया है। तो रिस्क नहीं लेना तो एक सबसे बड़ी रिस्क है। तो आपको एक एस्टिमेट करके, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप एक रिस्क लें, तो आपके लिए डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करके देगा लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल। तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट एक पेज पर हैं कि इस नए वित्त वर्ष में आप लीजिए रिस्क। लेकिन हम इन दोनों से आगे समझने वाले हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग के वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है। अभी हाजिर हो रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर। वेलकम बैक। आज टैक्स गुरु आपको तैयार कर रहा है नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, और हमारे 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन रुंगटा और तनवीर आलम। और दोनों का कहना है कि जैसे ही ये नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है, अपनी प्लानिंग अभी से ही शुरू कर दीजिए, लास्ट मिनट तक इंतजार नहीं कीजिए। हर्ष, आपने मुझे एक बात सिखाई है आज कि लक्ष्य को तय कीजिए, और एक लक्ष्य हम सबकी जिंदगी का होता है रिटायरमेंट और उसके बाद की जिंदगी, जिसे हम कई बार भूल जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाते हैं। और ये कितना जरूरी है ये समझाइए, और किस तरह के निवेश करें जिसमें हम एक तरह से अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। वेल प्रियंका, एक चीज अगर निश्चित है, निर्धारित है, वो है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम रिटायर होंगे। हम रिटायरमेंट का मीनिंग ये नहीं होता कि जब हम जॉब से छोड़ देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी शरीर का हमारा साथ नहीं देता कि हम काम कर सकें और पैसे कमा सकें, लेकिन हमारे खर्चे जरूर चलते रहते हैं। तो इसे कहते हैं रिटायरमेंट फेज। अब इसके जो प्रोविजंस हैं वो आपको खुद को बनानी होती हैं, और इसका जो एक प्लानिंग होता है वो 2 फेज में है, बहुत क्लियरली है। एक है कि आज आप धीरे धीरे छोटी रकम अपनी इनकम में से अलग रखते हैं, और वो एक रिटायरमेंट की उम्र पे कॉर्पस बन जाता है। तो ये कॉर्पस, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कॉर्पस आपको ऐसी जगह निवेश करना है जिससे आपको रेगुलर इनकम आती रहे, जिसे हम पेंशन कहते हैं या एन्युटी कह लीजिए। अब ये क्वेश्चन है जो मुझे सेव करना है हर साल का अभी से, वो मैं कहाँ कर सकता हूँ जो ये आगे जाके एक कॉर्पस बन जाए और साथ में ही मुझे टैक्स बेनिफिट भी दे। तो पीपीएफ एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, और वो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट देता है। दूसरा एनपीएस,
जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और वो एक कॉर्पस बनता है रिटायरमेंट की उम्र पे, और उसके बाद आपको एन्युटी आनी चालू हो जाती है। तीसरा है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ईएलएसएस स्कीम की जो हमने बात की, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो सेविंग्स हमारा क्या था, हमारे पास पीपीएफ ऑब्जेक्टिव एक प्रोडक्ट है, एनपीएस एक प्रोडक्ट है और ईएलएसएस एक स्कीम्स है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं। अब रिटायरमेंट के टाइम पे जब ये कॉर्पस बन जाता है, ये कॉर्पस आप एक फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं या आप एक टैक्स फ्री बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिससे आपको रेगुलर इनकम आने लग जाए, उसे हम एन्युटी कहते हैं। जी तनवीर, एक और लक्ष्य होता है, वो होता है बच्चों की पढ़ाई। इसके लिए आप किस तरह की प्लानिंग सजेस्ट करेंगे? तो बच्चों की पढ़ाई के लिए आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए अगर लॉन्ग टर्म गोल है पूरा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो डेट फंड है, बैलेंस फंड है, इसके जरिए निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैक्स छूट के साथ में चाहिए तो बेसिकली क्या होगा कि आप 5 ईयर टैक्स डिपॉजिट्स के जरिए करें, अगर 5 साल के गोल हैं आपके, या आपकी कोई बच्ची है तो सुकन्या समृद्धि स्कीम का यूज करें, उसको उसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, उसके इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है। और बेसिकली वो एक पीपीएफ का कॉपी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन प्रमोट करने के लिए और उसके मैरिज के पर्पज से ये स्कीम बनाई गई है, उसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं। हर्ष, एक सवाल मेरे मन में आता है, आप कह रहे हैं फोकस कीजिए अपने लक्ष्य, अपने गोल्स पर जिन्हें आपको हासिल करना है, लेकिन कुछ ऐसे लक्ष्य हो सकते हैं जिनके लिए छोटी अवधि चाहिए, 4 से 5 साल का समय, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो 15-20 साल के बाद आपको उन पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो किस तरह से निवेशक चुने, बैलेंस कैसे बनाएं? प्रियंका, अगर हम देखें जो भी प्रोडक्ट जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है उसमें एक मिनिमम लॉक इन पीरियड होने वाला है। सो कम से कम जो लॉक इन पीरियड है वो है ईएलएसएस में, जिसमें 3 साल का है। अगर आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट, जो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उसमें 5 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड रहता है। पीपीएफ में हम जानते हैं 15 साल का है। तो इस प्रकार हर प्रोडक्ट का एक मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है जो शॉर्ट टर्म में है, मान लीजिए 1 साल या 2 साल का आपका टाइम होराइजन है, तो आप टैक्स सेविंग वाले कोई भी प्रोडक्ट में निवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, आपके गोल्स डिफाइन होते हैं, आप उसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ में अलाइन कर पाएंगे। इन एनी केस हम ये बोलते हैं कि आपको अपनी सारी जो निवेश है वो एक ही प्रोडक्ट में नहीं करते हैं। अगर बहुत ही अच्छा भी लगे, लॉन्ग टर्म में इक्विटीज अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम 100% हमारा पैसा जो है वो इक्विटीज में निवेश करेंगे। हम उसे एक स्प्लिट करेंगे, एक एसेट एलोकेशन बनाएंगे जिसमें थोड़ा पैसा डेट में जाएगा, थोड़ा इक्विटी में जाएगा, थोड़ा बैलेंस प्रोडक्ट्स में जा सकता है, थोड़ा कमोडिटीज में भी जा सकता है। तो इस प्रकार आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं और ये कोशिश करें, क्योंकि आपका टैक्स सेविंग ऑब्जेक्टिव है, तो जो भी एसेट क्लास में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है वो प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं। और एक अच्छा खासा डिविजन जरूर रखें अपने इन इन्वेस्टमेंट में। टैक्स प्लानिंग तो लक्ष्य होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सही फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। तनवीर और हर्ष दोनों बने हुए हैं, इनके मंत्र आपके लिए हम लेकर आएंगे इस नए फाइनेंशियल ईयर में, कैसे आप बचाएं टैक्स, करें फाइनेंशियल प्लानिंग, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और अपने इन्वेस्टमेंट का बनाइए एक ठोस रोड मैप हमारे एक्सपर्ट के साथ। हर्षवर्धन रुंगट और तनवीर आलम मेरे साथ है। हर्ष, एक टिप जो आप देना चाहेंगे इस नए वित्त वर्ष में? एक टिप जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी आप जो निवेश करें, एक प्रोडक्ट में जो आप निवेश करने वाले हैं उसको इवैल्यूएट करिए, क्या आप इस प्रोडक्ट में निवेश करते हैं अगर उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अगर सवाल आपका उसका जवाब हाँ है तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं, अगर सवाल ना है तो वो प्रोडक्ट में नहीं करें, क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो हर साल के होते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिए और फिर आप निवेश करिए। और साथ ही में तनवीर, आपकी तरफ से वो टिप कौन सा होगा? हर्ष ने साफ कह दिया, टैक्स प्लानिंग आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपका भविष्य आपका लक्ष्य होना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक सिंपल फॉर्मेट देना चाहता हूं दर्शकों को कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस हिस्सों में बांटें। वो बेसिकली 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला है कि निवेश करने से पहले वो रिस्क प्रोटेक्शन ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी फंड जरूर रखें। दूसरा हिस्सा है कि वो इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ के लिए अपने गोल डिसाइड करें, गोल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के जरिए कि ये निवेश करें। तीसरा जो है सीमलेसली ट्रांसफर करने के लिए एक विल जरूर बनाएं
विल आप घर पे बैठकर एक प्लेन पेपर में भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप ये सीमलेसली अपना जो पैसा है आपने नेक्स्ट जनरेशन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपना ग्रोथ देखें, अपने एम्स, अपने लक्ष्य फिक्स करें। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो हमारा शो देखते हैं वो बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके और बेहतर तरीके से टैक्स बचा सकें। वैसे आप अपने सवाल टैक्स से जुड़े हमें भेज सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में आप अपने सवाल SMS के जरिए हमें भेज सकते हैं 51818 पर। SMS के जरिए आप पहुंचाएं अपने सवाल, और ये हमारा पता भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं आप अपने सवाल। तो आज हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए और आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए। नमस्कार।